अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल बहुत अहम दिन है। नैब ने नवाज शरीफ, हुसैन नवाज और हसन नवाज को तलब किया हुआ है। क्या ये तीनों नैब के सामने पेश होंगे या इनके वकील पेश होंगे? नैब के सवालात का जवाब देंगे या नहीं? मुतमईन भी कर सकेंगे या नहीं? पेशी के बाद आगे क्या होगा? क्योंकि नैब के पास वक्त बहुत कम है और उसे सिर्फ 22 दिनों में 4 रेफरेंसेस तैयार करने हैं और अदालती हुक्म के मुताबिक 8 सितंबर तक एहतसाब अदालत के सामने पेश करने हैं ये रेफरेंसेस। इसलिए नैब अब अपने काम में तेजी ला रहा है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनके 2 बेटों हुसैन नवाज, हसन नवाज को नैब ने कल तलब कर लिया है और उन्हें नैब लाहौर के दफ्तर पेश होने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक शरीफ खानदान को नैब के नोटिस मिल चुके हैं और इस हवाले से हिकमत अमली तैयार की जा रही है। ज़राए के मुताबिक शरीफ खानदान ने अपनी लीगल टीम भी तैयार कर ली है। अमजद परवेज और ख्वाजा हारिस उनकी कानूनी टीम का हिस्सा होंगे और अमजद परवेज नैब के मामलात को देखेंगे, जबकि ख्वाजा हारिस सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त की पैरवी करेंगे। ज़राए के मुताबिक नैब ने रेफरेंसेस की तैयारी के लिए 4 टीमें भी बना दी हैं, जिनकी निगरानी डीजी नैब रावलपिंडी और डीजी नैब लाहौर करेंगे। यानी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये दोनों अफसरान 2-2 रेफरेंसेस की निगरानी करेंगे और उसके बाद नैब कानून के मुताबिक दीगर मुमालिक से भी तफसीलात तलब की जा रही हैं। इसके अलावा JIT की तरफ से बैरून मुल्क से आने वाली मालूमात के हवाले से JIT सरबराह वाजिद जिया और JIT रुकन और डीजी नैब कोयटा इरफान मंगी मुआवनत फराहम करेंगे। इस हवाले से नैब तेजी से काम मुकम्मल कर रहा है। कल का दिन बहुत अहम है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जाने खुसूसी जाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, कल बहुत अहम दिन है। नवाज शरीफ ने, हुसैन और हसन नवाज ने की पेशी का मामला है। क्या हो रहा है नैब में इन केसेस के हवाले से? शाहजेब, कल एक बहुत बड़ा दिन है। उस सिलसिले में नैब दिन रात काम कर रहा है, जो हमें बताया जा रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त नैब में एक मीटिंग भी हो रही थी जो इन्वेस्टिगेटर्स कर रहे हैं। आज नैब ने वॉल्यूम 10 हासिल कर लिया है, जिसके तहत पाकिस्तान की जो लीगल म्यूचुअल असिस्टेंस थी दूसरे ममालिक के साथ, उस कंटिन्यूटी को जारी रखा जाएगा, जिसके लिए इरफान नईम मंगी, जो कि JIT के मेंबर भी थे और नैब के डायरेक्टर जनरल हैं क्वेटा में, उसकी भी सर्विसेज हासिल की जा रही हैं। साथ साथ वाजिद जिया की भी। मैं आपको ये बता दूं कि 3 शरीफ यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और उसके 2 बेटों को कल नैब ने बुलाया हुआ है। आज दोपहर को उनको ये नोटिस मिल चुके हैं। मेरी इतलात ये हैं कि उनको इन पर्सन अपेयर होना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस में आप अपने वकील को साथ नहीं लेके जा सकते। लेकिन इस वक्त वहाँ पर भी एक मीटिंग हो रही है, उनके वकला के साथ मशावरत जारी है और जो कि अमजद परवेज़ शरीफ फैमिली के नैब के केसेस की मॉनिटरिंग के हवाले से उनकी असिस्टेंस की गई है। साथ साथ ख्वाजा हारिस भी इस सारे मैटर को देख रहे हैं। अभी ये फैसला नहीं हुआ आया कि कल वो इन पर्सन अपेयर होने जा रहे हैं या कोई सिर्फ जवाब भेज देंगे। बहुत ज़्यादा बातें होती रही हैं, हो सकते हैं ये मामला हो सकता है अगर वजीर आजम रहे, जब वजीर आजम थे तो गिरफ्तार हो जाएंगे और बेल करानी पड़ेगी। नैब के कानूनी हवाले से क्या कहते हैं? सेक्शन 24 है, बहुत अहम है, जो कि एक्यूज होते हैं। नैब चेयरमैन को एम्पावर करता है, अगर वो चाहे उनको अपनी कस्टडी में या उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये वो चीज़ें हैं जो आज नैब में डिस्कस की गई हैं। बहुत शुक्रिया। जाहिद गिशकोरी बता रहे हैं ये सेक्शन 24 है, उसके तहत गिरफ्तारी भी हो सकती है। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब को 4 रेफरेंसेस तैयार करने हैं और अभी नैब ने पूछगछ के लिए बुलाया है। आगे क्या होगा ये सवाल बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 28 जुलाई को अपने हुक्म में नैब को JIT रिपोर्ट में बताए गए हकाइक और दस्तावेजात की रोशनी में 4 रेफरेंसेस 6 हफ्तों में तैयार करने का हुक्म दिया था और JIT के 2 मेंबरान इरफान मंगी साहब और वाजिद जिया, जो JIT के सरबराह थे, वो दोनों नैब की मुआवनत कर रहे हैं। शरीफ खानदान पहले ही JIT पर सवालात उठा चुका है और JIT की रिपोर्ट पर भी, JIT के मेंबरान पर भी, मगर नैब के साथ ताउन करेंगे JIT के मेंबरान भी और नैब ने रेफरेंसेस बनाने हैं JIT की रिपोर्ट पर। साथ ही नैब को कहा गया कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत आने वाले मवाद में भी को भी रेफरेंस का हिस्सा बनाया जा सकता है। यानी जो वॉल्यूम 10 था जिसमें खतूत लिखे गए थे दूसरे ममालिक को, जिनके जवाबात नहीं मौसूल हुए थे JIT को जब उसने अपना काम मुकम्मल किया, अब अगर जवाबात आएंगे तो नैब
उन्हें भी हिस्सा बना सकता है। यानी कि अगर कोई ऐसा जवाब आ गया किसी भी मुल्क से तो शरीफ खानदान की मुश्किलात में इजाफा भी हो सकता है, आसानी भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को हुक्म दिया कि पहला रेफरेंस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज, कैप्टन सफदर के खिलाफ लंदन के फ्लैट्स के हवाले से दायर किया जाए। दूसरा रेफरेंस नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ अजीजिया स्टील मिल और हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से दायर किया जाए। तीसरा रेफरेंस मुत्तफिका फैसले के पैरा नंबर 9 में शामिल बताई गई कंपनियों के हवाले से नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए और इस पैरा में शरीफ खानदान की 16 कंपनियों का जिक्र है। इसके अलावा चौथा रेफरेंस इसहाक डार के असासों में तेजी से इजाफे पर भी तैयार करने का हुक्म दिया और अब तलब करना शुरू कर दिया है नैब ने। कल क्या होगा, ये बहुत अहम मामला होगा। नून लीग से तो पूछेंगे ही कि क्या फैसला हुआ है, मियां नवाज शरीफ, हसन और हुसैन जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं। आप साबिक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी हैं, साथ ही आपको तजर्बा भी है। माजी में भी कुछ ऐसे मामला हुए, बैंक ऑफ पंजाब का मामला हुआ था, उस वक्त उसके सदर थे, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, वो कैसे आए, किस तरीके से असासों का मामला हुआ, इसको भी खुद देख चुके हैं, खुद इसका हिस्सा रहे हैं। राजा आमिर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तलबी हुई है, ये पहली दफ़ा तलब करना या जवाब तलब करना, इसका मतलब क्या है, इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, और भी दफ़ा बुलाया जा सकता है शरीफ खानदान को, क्या होगा? नैब का अपना एक प्रोसीजर है जो NAO 1999 जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 है उसमें दिया है। इसमें जब चेयरमैन नैब के पास कोई भी शिकायत आती है या कहीं से कोई डायरेक्शन आती है या अस खुद वो नोटिस लेता है कि वो समझते हैं कि कोई इन्वेस्टिगेशन होनी है तो वो ऑथराइज कर देते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज होती है तो अंडर सेक्शन 19 है इसका, जिसको कॉल अप नोटिस कहते हैं, उसमें जो मुल्जिम होता है या जिसके खिलाफ एक्विजिशन होते हैं या जिसके खिलाफ चार्जेस होते हैं, उससे कहा जाता है कि आप तशरीफ ले आइए, इन सवालात के जवाब दे दें, आपके पास अगर कोई मटीरियल है ये मटीरियल भी इस केस से रिलेटेड ले आइए। और वो इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए होता है और उसको बुला लिया जाता है। उसे एक दफ़ा भी बुलाया जा सकता है, 2 दफ़ा भी बुलाया जा सकता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब वो आया होता है और ये समझते हैं कि इस मटीरियल के बेसिस पे और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें इनको अरेस्ट करना है, तो चेयरमैन नैब या मुतल्लिका ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि वो चेयरमैन नैब से अरेस्ट वारंट देके उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। और ये अरेस्ट किस स्टेज पर होता है कि आगे की पेशियों में, या फिर जब तहकीकात आगे बढ़ेगी उस वक्त अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाएगा उस वक्त, या कल ही की पेशी में, पहली पेशी में भी अरेस्ट किया जा सकता है? क्या गिरफ्तारी के कवानीन? बिल्कुल जी, पहली पेशी पे भी अरेस्ट हो सकते हैं। ये पेशी नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन है। और पेशी से पहले भी अरेस्ट हो सकते हैं कि अरेस्ट करके भी इनको लाया जा सकता है। कवानीन में ये है कि बाज़ औक़ात अगर वो नहीं आते तो अरेस्ट करके ले आते हैं, और अगर वो समझते हैं कि बहुत ही कोई ऐसी सिचुएशन है कि हम इनको बुलाएंगे ये नहीं आएंगे, तो बहुत सी दफ़ा ऐसे हुआ है कि मुल्ज़िमान को बुलाने से पहले उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अरेस्ट नैब के पास अथॉरिटी है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये जब तक रेफरेंस दाखिल नहीं होते, वो किसी भी स्टेज, इवन रेफरेंस फाइल भी हो जाए तब भी वो अरेस्ट कर सकते हैं। और अगर ये फैसला नैब है अरेस्ट करने का, तो उस पर जमानत हो जाती है, बेल हो जाती है, या फिर इसका मौका नहीं होता? नहीं, उसमें सबसे पहले तो जो उनका रिमांड लिया जाता है मुतल्लिका अदालत से, और नैब के पास 90 डेज की रिमांड की लिमिट है। तो नॉर्मली ड्यूरिंग रिमांड बेल नहीं होती। वंस द रिमांड इज ओवर, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद जाके कहीं 2-2.5 महीने जितना भी रिमांड होता है उसके बाद जाके जमानत होगी अगर हुई तो। सब साथ ये बताइएगा, नैब से आप बड़ा अरसा रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बाहर के मामलात भी हैं जो आपने अपने ज़माने में डील भी किए थे, ऑफशोर कंपनीज भी हैं, दूसरे मुमालिक भी हैं जिन्हें लिखा गया है, बहुत कुछ वेरीफाई होना है। नैब की इतनी कैपेबिलिटी है कि गिवन टाइम में ये सारा का सारा मामला हल कर ले और 6 महीने में इस केस का फैसला आ जाए? नैब की जो कैपेबिलिटीज की बात है, डेफिनेटली कैपेबिलिटीज हैं। और मैं समझता हूं कि अगर इतने अरसे से चल रहा है, मुझे खुद याद है कि बैंक ऑफ पंजाब का प्रेसिडेंट था हमेश खान, उसको ही इज अ US सिटीजन, वो अमेरिका भागा हुआ था। मैं यहां से गया था न्यूयॉर्क से, उसको अरेस्ट करके विद इन 7 डेज वहां की कोर्ट्स को सारा समझा के इसी MLAs के तहत लेके वापस आया था। तो कैपेबिलिटीज इज देयर, बट द मेन थिंग इज कि इसको कैसे किस तरफ जाता है, क्योंकि आगे नैब के चेयरमैन रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद अगर बीच में कोई गैप आ जाता है तो द प्रेजेंस ऑफ चेयरमैन एंड हिज अथॉरिटी इज द मोस्ट पिवटल और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन नैब। मतलब एक और चीज, बतौर साबिक प्रोसिक्यूटर और करीब से मामला देखने के बाद, एक जो एतराज उठ रहा है वो ये
कि जेआईटी बनी अदालत के हुक्म पर, जेआईटी की तारीफ कर दी अदालत ने, उस जेआईटी पर बना है रेफरेंस और उसी बेंच ने जिसने इस जेआईटी की तारीफ की थी उसी के सरबरा वो एक मेंबर जो है रुकन होंगे मौजूद जज साहब जो इसकी सारी मामला देखेंगे जैसे इजाजुल हसन साहब। तो नीचे की अदालतों पर बड़ा प्रेशर होगा नैब पर, बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए कि जेआईटी के रिपोर्ट के अगेंस्ट जाकर कोई फैसला दें। क्या वाकई इसका असर होता है? देखिए जी, बजाय तो ऐसा लगता है कि जब एक चीज को सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स कर देती है और वो ये कह देती है कि प्राइमा फेशी ये तमाम चीजें नैब के दायरा इख्तियार में आती हैं और रेफरेंस बनता है, तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि नीचे कोर्ट्स पे इनका डेफिनेटली असर होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब्बास साहब मौजूद थे। अरेस्ट हो सकते हैं, किसी भी स्टेज पर अरेस्ट किए जा सकते हैं। ये सारे मामला जो हैं ये अपनी जगह पर हैं, यानी कि तलवार बहरहाल लटकती रहेगी। एक तरफ नैब के केसेस हैं, फिर नून लीग में सब कुछ इतना ठीक नहीं जितना वो बता रही है। नवाज शरीफ के देरीना साथी चौधरी निसार की तनकीद रुकने का नाम नहीं ले रही। नून लीग के अंदर क्या चल रहा वाज़े नहीं हो रहा। पहले शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाने का फैसला हुआ, फिर उस फैसले को तब्दील किया गया। उसके बाद शहबाज शरीफ को पार्टी का सदर बनाने की बात आई, फिर उसको भी तब्दील किया गया। जबकि शहबाज शरीफ वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के तैयारा साजिश केस में सजा और उसके बाद जिला वतनी के दौर में 2002 से लेकर 2011 तक पार्टी की सदारत संभाली थी। अब ऐसे मौके पर जब नवाज शरीफ नाअहल तो हुए हैं लेकिन नून लीग की हुकूमत मौजूद है, उनका वजीर आजम मौजूद है, लेकिन शहबाज शरीफ को ना वजीर आजम बनाया गया और ना ही पार्टी का सदर बनाया गया है अभी तक। पहले शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम बनाया गया और आज सरदार याकूब नासिर को मुस्लिम लीग नून का कायम मकाम सदर मुंतखब कर लिया गया है। सरदार याकूब नासिर के नाम की तौसीक इस्लामाबाद में मरकजी मजलिस आमला के इजलास में की गई और इस इजलास में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी शरीक थे, लेकिन सरदार याकूब को पार्टी सदारत देने के तरीकाकार पर साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार खुश नजर नहीं आते। जराये के मुताबिक चौधरी निसार ने इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए हैं। चौधरी निसार का कहना है कि इजलास से पहले पार्टी के कायम मकाम सदर के नाम का ऐलान क्यों किया गया? जब तमाम फैसले लाहौर में बैठकर करने हैं तो फिर मरकजी मजलिस आमला का इजलास बुलाने की क्या जरूरत थी? जराये बताते हैं कि इस मौके पर चौधरी निसार ने कहा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि खुशामदियों से दूर रहा जाए। सब जानते हैं कि किसने यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन कोई बोलने को तैयार ही नहीं। जराये के मुताबिक चौधरी निसार ने कहा कि वो कह रहे थे कि मियाँ साहब अदालत ना जाएं, ना ही सख्त रवैया इख्तियार करें, लेकिन उनके कड़वे सच को गलत समझा गया। आज भी नवाज शरीफ कायद हैं, लेकिन उनसे सच बोलना चाहिए। चौधरी निसार ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वजीर आजम के सामने किया, साबिक वजीर आजम के भी सामने किया, मौजूदा वजीर आजम के सामने भी किया और इस मौके पर किसी और पार्टी रुकन ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन हैरत अंगेज खबर आई कि ख्वाजा साद रफीक ने चौधरी निसार के तहफ़्फ़ुज़ात की तायीद की और कहा कि चौधरी निसार जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। चौधरी निसार के तहफ़्फ़ुज़ात और साद रफीक की तायीद ने नून लीग में मौजूद इख्तिलाफ़ात को जाहिर किया। क्या वजह नजर आती है कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से फैसले होते हैं फिर उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया जाता? नवाज शरीफ की नाअहली से पहले भी चौधरी निसार की पार्टी क़यादत से इख्तिलाफात की खबरें सामने आई थी। 27 जुलाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उसका खुलकर इजहार भी उन्होंने किया था। क्या कहा था दरअसल? मैंने कहा मीर साहब, मेरे लिए आसान तरीन काम है कि मैं आपको कहूँ कि मीर साहब आज आपकी बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी, हमारे मुखालफिन का मलिया मेट हो गया है, हम आइंदा 2/3 अक्सरियत लेंगे। If I tell you that every day I will have you eat from the palm of my hand, ये मैं कोट कर रहा हूँ। हाँ, मैंने ये भी कहा, मैंने कहा मैं समझता हूँ कि जो असल लॉयल्टी और फ्रेंडशिप है वो असल सूरत हाल हुक्मरान को बताना है। अच्छी खबरों वाले तो हर कोई आता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे मुझे अच्छी लगती हैं बात। वगैरह मियाँ साहब ने कहा मुझे अच्छी लगती हैं बातें। आज फिर इन्हीं बातों का इजहार चौधरी निसार ने किया। चौधरी निसार के इख्तिलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सरदार याकूब को नून लीग का कायम मकाम सदर मुंतखब कर लिया गया और नून लीग के अंदर से तो इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं, पार्टी के बाहर भी हालात नवाज शरीफ के हक में नजर नहीं आते। ऑपोजिशन की कोई जमात उनके साथ खड़ी होने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि धरने के दिनों में नून लीग का साथ देने वाली पीपल्स पार्टी ने भी नवाज शरीफ से दूरी इख्तियार कर ली है। आज उनके सियासी हरीफ और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने वाज़ेह कर दिया कि उनकी नवाज शरीफ से नहीं जमहूरियत से दोस्ती है और इस बार जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। लोगों को ये गलत फहमी है कि लास्ट टाइम जब हमने मियाँ साहब का साथ दिया था तो हमने हुकूमत का साथ दिया था।
हमने हुकूमत का साथ कभी नहीं दिया, हमने पार्लियामेंट का साथ दिया था, हमने जमहूरियत बचाई थी। और चूँकि अब जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है, इस वक्त पार्टी की ये सोच नहीं है कि हम किसी भी पॉलिटिकल फोर्स के साथ मिल के कोई चले। हमारा मकसद है कि हम अपनी पोजीशन बनाएं, अपनी स्पेस बनाएं और पॉलिटिक्स अपनी नज़रियाती पीपल्स पार्टी की सियासत करें, वोटोइज़म की सियासत करें और फिर जब नेक्स्ट टर्म आएगी तो फिर देखेंगे। आज आपने देखा कि आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो दोनों खुद मिलकर साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बहुत अरसे बाद ऐसी सूरत हाल सामने आई और मुस्तरद किया, जहां वो ये कह रहे हैं जमहूरियत को खतरा नहीं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं पहले धरने की कहानी किसी दिन बताऊंगा, क्योंकि जो उस धरने में हुआ वो जमहूरियत के होते हुआ ऐसा तो कभी आमरीत में भी नहीं हुआ। जो आज इंटरव्यू की तफसीलात हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ का साथ देने से इनकार किया, जबकि नून लीग के रहनुमा ऐसा नहीं समझते थे। साद रफीक ने गुज़िश्ता दिनों ही कहा था कि बिलावल भुट्टो किसी और की लाइन पर चल रहे हैं, लेकिन आसिफ जरदारी समझदार है। आसिफ अली जरदारी साहब से लाख इख्तलाफ, मगर वो आदमी समझदार हैं। मगर उनके साथ भी हैंड हो गया है। उनके साथ हैंड ये हुआ है कि उनका जो नौनिहाल बच्चा है वो लगता है कि किसी लाइन पे लगा हुआ है, और वो लाइन देने वाले जो उसको हैं वो उस बच्चे को वो पट्टी पढ़ा रहे हैं जो सियासतदान पट्टी पढ़ के फारग हो चुके हैं। आपने सुना, कहीं से भी रिलीफ मिलता नजर नहीं आता। हम बात करेंगे, राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं तमाम मामला पर। राना साहब बहुत शुक्रिया। मगर राना साहब, सबसे पहले कल हसन साहब, हुसैन नवाज साहब और मियां नवाज शरीफ पेश होंगे नैब के सामने या नहीं होंगे? देखिए, इस बारे में कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है। यकीनन वो अपनी लीगल टीम से जो है वो मशवरा करके जो है वो इस बारे में कोई फ़ैसला करेंगे। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि मैं समझता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नैब जो है वो फौत हो चुका है, तो क्या फिर वो जाके सुबह जो है वो फातिहा पढ़ेंगे नैब की वहाँ पे जाके? और बाकी बात ये है कि नैब जो एक्ट है, नैब एक्ट में एक बाकायदा पूरा चैप्टर है जिसमें ये दर्ज है कि एक इंक्वायरी होगी। उस इंक्वायरी के नतीजे में इंक्वायरी ऑफिसर फ़ैसला करेगा कि क्या ये केस की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, या ज़रूरत है या नहीं है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो समझेगा कि इसके ऊपर कोई रेफरेंस बन सकता है, तो फिर वो फैसला करेगा कि इसका रेफरेंस दायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन इस केस में तो ये सारा कुछ हो चुका है, ये तो फैसला हो चुका है कि आपने इतने हफ्ते में जो है वो आपने जो है वो रेफरेंस दायर करना है। ये जो है वो सोर्स रिपोर्टें जो JIT ने इकट्ठी की हैं, जबकि सोर्स रिपोर्टों के ऊपर आज तक कभी कोई रेफरेंस बना नहीं है, ना ही आज तक कोई केस चलान हुआ है। ये सोर्स रिपोर्टें पड़ी हैं, ये 9 या 10 बंडल पड़े हैं, आपने 6 हफ्ते में रेफरेंस दायर करना है और उस रेफरेंस के ऊपर 6 महीने में फ़ैसला होना है। तो फिर जब ये सारा कुछ हो चुका है, नैब में इंक्वायरी के वक्त जो मुझे रिलीफ या जो मुझे हक मिलना है वो नहीं मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन में मेरे साथ कोई फेयर जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तो फिर मेरी ज़ाती राय तो ये है कि फिर वहाँ पे जाके नैब की फिर फातिहा पढ़ी जा सकती है। और तो आपकी ज़ाती राय जो है वो कोई रिलीफ नहीं मांगा जा सकता। आपकी ज़ाती राय है वो आपने शरीफ खानदान को दी है, और क्या जो आपकी राय है उससे शरीफ खानदान हम कलाम हुआ है? क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है कि बॉयकॉट कर देना चाहिए सारे मामले का, तो क्या फैसला क्या किया? बिल्कुल जो है वो मैं नहीं समझता कि बॉयकॉट कर देना चाहिए। नैब के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं या नैब के चेयरमैन, उनसे पूछा जाना चाहिए कि जनाब आप जिंदा हैं, आपकी नब्ज़ चल रही है, आप इंक्वायरी करके उसके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट राय कायम कर सकेंगे, आप इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई इंडिपेंडेंट राय कायम कर सकेंगे। अगर वो कहें कि जी हम बिल्कुल कर सकते हैं और वो जो पीछे से डायरेक्शन है हम उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, तो फिर बिल्कुल पेश होना चाहिए। और अगर वो कहें कि जनाब हम बिल्कुल जो है वो वफात पा चुके हैं, हमारे तमाम इख्तियारात जा चुके हैं, लिहाजा हमें तो जो डायरेक्शन है हमने वही करनी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि मगर साहब इसका इजहार तो खुद नवाज शरीफ साहब भी कर चुके हैं ना, जो मेरे साथ हुआ। ठीक है जी, आप फिर मगर साहब इसका इजहार तो नवाज शरीफ साहब भी कर चुके हैं, जो मेरे साथ हुआ उसका फैसला पहले हो चुका था और जो आगे होना है उसका फैसला भी हो चुका है, मुझे पता है कि वो क्या होगा। तो जब फैसला किए बैठे हैं तो स्ट्रैटेजी कोई नहीं बनाई है अभी तक, या बाद में ही बनानी है? क्योंकि JIT तक मिठाइयां बांटने तक आप लोगों की कोई स्ट्रैटेजी थी? पहले हो चुके होते हैं वो इंसान करता है, वो इंसान की चाल होती है, लेकिन एक चाल जो है वो अल्लाह ताला की भी होती है, वो भी अपने वक्त पे जो है वो चलता है। और जो खुदा की चाल है
दुनिया पे उसका इजहार जो है वो खल्के खुदा है। अवाम की भी एक राय होती है, अवाम की भी एक जो है वो जो चाल होती है, उसका भी एक फ़ैसला होता है। तो मामला ये है कि वो भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगर ये फ़ैसले हो चुके हैं तो फिर एक वो फ़ैसला भी होना है, और मैं समझता हूँ कि वो फ़ैसला जिसके हक़ में या जिसके ख़िलाफ़ होगा, शायद वो फैसला जो है वो तमाम फैसलों के ऊपर भारी हो। राजा साहब, आगे बढ़ते हुए जो फैसले आप लोगों ने खुद करने हैं, आप तो वो नहीं कर पा रहे। कभी वजीर आजम बनाते हैं शहबाज शरीफ को, फिर रिवर्स करते हैं। पार्टी का सदर बनाने की अनाउंसमेंट राजा जफरुल हक साहब ने की थी, पार्टी का सदर होंगे वो, अब कायम मकाम सदर बना दिया है। चौं इंसार साहब इतने नाराज हैं, साद रफीक साहब, उनके साथ हम कलाम हो गए हैं। तो जो खुद फैसले करने हैं वो तो आपसे हो नहीं रहे। नहीं तो हम कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला जो है वो किसने किया? वो पार्टी की पार्लिमानी पार्टी में वो फ़ैसला हुआ, और वो फ़ैसला जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ख़ुद जो है वो अनाउंस किया। मैंने सबसे पहले बात की है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो है वो पंजाब से नहीं जाना चाहिए, पंजाब जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसका कोई आर्गूमेंट था, उसकी कोई दलील थी। उसके बाद बाकी लोगों से भी बात हुई, तो पार्टी ने जो है वो राय सुनने के बाद जो है वो अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी की। इसमें कौन सी जो है वो दूसरी राय? आप कह रहे हैं कि सिर्फ आपके कहने पर, आपके कहने पर पार्टी ने किया, ये फैसला भी आपके कहने पर, राणा सनाउल्लाह साहब, सिर्फ आपके कहने पर ये सारा हुआ? पहला फैसला भी पार्टी ने किया। नवाज शरीफ साहब ने एक फैसला किया, उसमें पूरा खानदान पहले बैठा होगा, पार्टी फिर बैठी होगी, सबने डिसाइड किया, मियां साहब ने अनाउंस किया और आपने कहा, और मियां साहब ने रिवर्स कर दिया। यही उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं कि ये तो बादशाहत है, ये तो फैमिली है, ये तो फलां है, ये तो सुनते नहीं है, ये तो करते नहीं है। देखें, ये आपके सामने है कि एक फ़ैसला हुआ, उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने से पहले जो है वो इख्तलाफ सामने आया। मैं नहीं ये कहता कि वो कोई मेरे अकेले की बात थी, उसमें और भी बहुत सारे लोग जो है वो शामिल थे। दोनों तरफ की जो राय थी उसको जो है वो जांचा गया, उसको असेस किया गया, और उसके बाद फिर इस राय को ज़्यादा वजनी ख्याल करते हुए उस फैसले को, तो ये उन्हें सदर बनाने के हवाले से किसने ऑब्जेक्ट किया? ये भी फिर आज आपने कहा कि आपने फैसला कर लिया है, मगर मेरा इस पर इख्तलाफ है, और मियाँ साहब ने बहुत जमहूरी अंदाज में आपकी फिर बात मान ली। कौन सी? शहबाज शरीफ साहब के सदर बनाने की राजा जफरुल हक साहब ने अनाउंसमेंट की थी, आज कायम मकाम सदर बन गए। देखिए, बात यह है कि अब पूरी बात जो है उसकी तफसीर समझे बगैर जो है वो अगर कोई तबसरा या कोई राय दे दे, पहली बात तो ये है कि पार्टी के अंदर जो है, जो पार्टी का जो आइन है मुस्लिम लीग के आइन में ये है कि अगर किसी वजह से भी सदर जो है वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म ना कर सके तो विदिन 7 डेज़ जो है वो उसके ऊपर एक जो CWC है वो कायम मकाम सदर का जो है वो इंतखाब कर सकती है, और जो परमानेंट सदर है उसका इंतखाब करना है मरकज़ी कौंसिल ने। अब मरकज़ी कौंसिल जो है उसकी तादाद हज़ारों में है, और लोगों ने सारे पाकिस्तान से आना है, उसके लिए जो है वो 45 डेज़ दिए गए हैं। इसलिए ये जो इंतज़ाम है वो पार्टी आइन के मुताबिक अबूरी तौर पे, आर्जी तौर पे किया गया है, और ये CWC ने किया है। अब जो मरकज़ी कौंसिल का जो है वो इजलास बनाया जाएगा, उसमें परमानेंट सदर का जो है वो इंतखाब किया जाएगा। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि पार्टी के अंदर एक कंसेंसस जो है वो मौजूद है, क्योंकि देखें फैसले तो मरकज़ी कौंसिल ने करने हैं, फैसला तो CWC ने किया है, लेकिन अजलास से पहले जो है वो मशवरा होता है, कंसेंसस होता है, एक दूसरे से गुफ्तगू होती है। तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन या मेरी जो राय है कि कंसेंसस पार्टी के अंदर मौजूद है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अगर सदर बनाया जाए तो वो पार्टी को जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो आगे मूव ऑन जो है वो अगर सारी बातों पे कंसेंसस मौजूद है, पार्टी इतनी जमहूरी है कि आपने कहा और वो वज़ीर आज़म नहीं बने और अब 45 दिन का प्रोसेस है, तो ये बात चौधरी निसार साहब को क्यों नहीं समझ में आती? उन्हें क्यों सारे खुशामदी लगते हैं, और आज चौधरी निसार साहब को क्यों साद रफीक साहब ने इंडोर्स किया कि सारे फैसले लाहौर में करने हैं, तो ये पार्टी का इजलास क्यों बुलाते हैं? ये उन्हें क्यों नहीं समझ में आ रही? उन्हें क्यों सब खुशामदी लग रहे हैं अगर इतना डेमोक्रेटिक कल्चर है पार्टी के अंदर? देखिए, बात यह है कि अगर कोई भी जो है वो पार्टी का फैसला मिसाल के तौर पे मरकज़ी कौंसिल में होना है या आज CWC में हुआ है, उससे पहले अगर कोई मुशावरत का अमल हुआ है और उस मुशावरत के अमल अगर मैं शामिल नहीं हूँ या कोई और शामिल नहीं है, तो उसके ऊपर इख्तलाफ राय हो सकता है। कोई आदमी जो है वो अपना प्रोटेस्ट भी जो है वो लॉन्च कर सकता है, लेकिन पार्टी उस बात को सुनती है, उस बात को है वो देखती है। वो अगर CWC के अजलास में जाके अपनी कोई राय देना चाहे या किसी ने अगर देनी हो तो वो अपनी राय जो है वो दे सकता है, उसके ऊपर CWC जो है
वो गौर कर सकती है। ये राय तो नहीं है, ये राय तो नहीं है, ये तो पूरी, ये तो राय नहीं है राणा साहब, ये राय नहीं है, ये पार्टी के ऊपर इल्जाम है जो दूसरी दफा उन्होंने लगाया हर वक्त होता है और वो होना चाहिए। राणा साहब ये राय नहीं है, तो फिर पार्टी जो है वो सियासी पार्टी नहीं रहती। मैं राय नहीं है बल्कि तीसरी दफा लगाया, ये एक इल्जाम है पार्टी के ऊपर। पहले इजलास में लगाया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया, आज फिर इजलास में लगाया कि खुशामदी। ये तो पार्टी के ऊपर इल्जाम है, राय थोड़ी। इल्जाम है, आप सारे खुशामदी हैं। नहीं, उन्होंने पार्टी को तो ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ लोग हैं, तो पार्टी में कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग जो है वो फिर पार्टी लीडर पर इल्जाम है, फिर पार्टी लीडर पर इल्जाम है कि पार्टी लीडर ने अपने राइट, पार्टी में जो है वो सारे लोग ही होते हैं, तारीफ करने वाले लोग भी होते हैं, खिलाफ करने वाले लोग भी होते हैं, तो ये सारे लोगों की जो है वो बात सुनी जाती है, सारे लोग होते हैं राणा साहब, मगर इख्तिलाफ जो है वो कंसेंसस, मगर चौधरी निसार साहब जैसी शख्सियत ऐसे ही तो नहीं ना इख्तिलाफ करेगी। सारे होते हैं, जाहिर हर जगह होते हैं, मगर पार्टी लीडर जब सिर्फ खुशामदियों की बात सुनेगा तभी इख्तिलाफ करेंगे ना, पार्टी पे नहीं। तो पार्टी लीडर पर इल्जाम है कि आप सिर्फ खुशामदियों की बात सुनते हैं, सेन एडवाइस आप लेते ही नहीं है। नहीं, ये ऐसी बात जो है वो बिल्कुल नहीं है। अगर पार्टी लीडर जो है वो सिर्फ जो है वो खुशामदियों की बात सुनता है तो फिर चौधरी निसार अली खान साहब ने जो कैबिनेट का गालबन जो इजलास हुआ इस फैसले से इस फैसले के 2 दिन पहले, तो उसमें जो है वो तमाम लोग कहते हैं, बल्कि चौधरी निसार अली खान साहब खुद भी कहा कि शायद उन्होंने 1.5 घंटा जो है वो गुफ्तगू की है। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो दोबारा मशावरती इजलासों में भी रहे हैं। तो ये अमल जो है ये इस तरह से चलता रहता है। इख्तिलाफ राय मैं समझता हूँ कि पार्टी लीडरशिप और पार्टी के अंदर जो है वो उसको सुना भी जाना चाहिए और उसका एहतराम भी होना चाहिए, सिर्फ बर्दाश्त नहीं। अगर इतना इख्तिलाफ राय का एहतराम होना चाहिए तो चले इतना बता दें, चौधरी निसार साहब का जो इख्तिलाफ राय है, उस इख्तिलाफ राय से आपको इख्तिलाफ है या आपकी राय वही है जो उनकी है? नहीं, मेरी जो है वो इस बारे में चौधरी निसार अली खान साहब से तो कोई इस बारे में मीटिंग नहीं हुई। मैं पूरी तरह से जो है वो चौधरी निसार अली खान साहब की बात को जो है वो नहीं समझा हूँ, ना ही उन्होंने मेरे सामने किसी ऐसी मीटिंग में जो है वो इख्तिलाफ राय किया है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो वो बात करते हैं उसके मतलब जो है वो पिछले कुछ साल 1.5 साल में मेरी भी उनके साथ वो मीटिंग्स होती रही और मैं भी उनको बताता रहा हूँ कि हमारे क्या मसाइल हैं और किस तरह से जो है वो मामलात को जो है वो देखा और चलाया जा रहा है। तो उस सिलसिले में मेरी भी चौधरी निसार अली खान साहब से कुछ शिकायत हैं। मैं भी ये कह सकता हूँ कि उनका जो है वो अजाला नहीं हुआ, लेकिन मैं ये शिकायत उन्हीं से करूँगा। जब भी बैठूँगा तो मैं उनसे करूँगा कि मैं ये चीज़ें आपके लिए में लाया था कि मुझे किस तरह से जो है वो निशाना बनाया जा रहा है या मेरे खिलाफ जो है वो क्या किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो देखेंगे। क्या शिकायतें थी वैसे आप पर बात? क्या शिकायतें? हो सकता है कि क्या किसने निशाना बनाया? निसार अली खान साहब जो है क्या शिकायतें हैं, किसने निशाना बनाया? अच्छी बात मैं अपना सकता हूँ, ये मेरी बात वो भी उनको भी कोई बेहतर लग सकती है। क्या शिकायतें हैं, किसने निशाना बनाया आपको पार्टी में? नहीं, पार्टी में नहीं, वो पार्टी से हटके जो है वो चीज़ है, वो जो है वो चौधरी निसार अली खान साहब से जो है वो मैंने पार्टी से हटके कहाँ है जो चौधरी निसार साहब की मिनिस्ट्री हैंडल कर सकती थी आपके लिए? किसने बनाया आपको, क्या निशाना बनाया? जी, मेरे ख्याल में उसमें चौधरी निसार अली खान साहब जो है वो एक रोल अदा कर सकते थे और मैंने वो सारी चीज़ें उनके सामने रखी थी, विद एविडेंस रखी थी और मैंने उनसे कहा था कि ये मेरे साथ जो है वो ज़्यादती करने की कोशिश की गई है और इन चीज़ों के ऊपर जो है मेरी शिकायत है। और उन्होंने मेरे साथ वादा भी किया था, उन्होंने कहा था कि मैं रेलेवेंट माजरत के साथ मुझे कोई 3 मिनट पहले आपको शुक्रिया कहना था, आपने नई बात कर दी है। ये किसी इदारे के हवाले से या किसी और वजारत के हवाले से? नहीं, देखें ये अदारों के हवाले से देखें ये बातें नहीं होती। अदारे सारे जो हैं वो इस मुल्क के साथ जो है वो लायल हैं और तमाम अदारे जो हैं वो इस मुल्क के साथ मुखलस हैं। हमें किसी अदारे से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अदारों में कुछ अच्छे बुरे लोग होते हैं। अच्छे लोगों से जो है वो हमें बड़ी मोहब्बत है, हम उनको सलाम पेश करते हैं और इन अदारों में ही ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इस मुल्क की हमेशा जो है वो क्या किया गया था? क्या अगर बुरा हो तो उससे शिकायत भी हो सकती है। क्या मॉडल टाउन साने के हवाले से कोई शिकायत थी आपकी? उसमें जो मामला हो रहे थे किस हवाले से शिकायत थी? नहीं, देखें ये चीज़ें जो हैं वो आपके इल्म भी है, ये जो है वो हमारे इर्द गिर्द जो है वो चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। लेकिन ये बात क्योंकि ऐसी थी कि जो मैं या तो अपनी पार्टी लीडरशिप से कर सकता था या चौधरी निसार अली खान साहब मेरे हिसाब से रेलेवेंट आदमी थे, तो मैंने वो जो है वो बात उनसे जो है वो की थी। तो बहरहाल ठीक है, उनकी एक अपनी राय है। हमें भी जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं या होते रहे हैं, हमारी भी एक अपनी राय है। तो इस पे जो है वो मैं नहीं समझता कि
इसके ऊपर बात नहीं हो सकती। इसके ऊपर बिल्कुल चौधरी साहब जब चाहें जैसा चाहें वो अपनी राय का उन्हें इजहार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। राना साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से बात कर रहे थे। ब्रेक शामिल करते हैं। मियां नवाज शरीफ ने अपना पहला इंटरव्यू दे दिया है। मुतादिद तकरीरों के बाद पहला इंटरव्यू दिया। बड़ी जुमाने बातें की हैं नवाज शरीफ ने, वो आपके सामने रखेंगे और उस पर तबसरा भी एक ब्रेक के बाद। नवाज शरीफ ने नाअहल होने के बाद अपनी रैली के बाद पहला आज इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में बहुत सारी बातों पर बात की, मगर साथ ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो बात हो रही है, जब वो कहते हैं एक नया चार्टर बनना चाहिए जिसे पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद किया, तो उनका ये दावा था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को, और ये माजी में भी बात उनकी तरफ से की गई थी जब मोहतरमा ने एनआरओ किया कि आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को दफन कर दिया, आज फिर कह रहे थे कि हमने तो हुकूमत पूरी होने दी पीपल्स पार्टी की, मगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को का क्या हुआ ये दरअसल? हमारी कोई ऐसा एक्शन नहीं जो इस आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ हुआ हो पिछले 4 सालों में। इन्हीं 4 सालों से पहले हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया था। उस वक्त सब मिलकर बैठे थे, उस पर दस्तखत भी बहुत सारी पार्टियों ने किया था। आज तक उसकी खिलाफ वर्जी मैंने नहीं की। उसकी खिलाफ वर्जी एक हुई थी जो एनआरओ साइन हुआ था मुशर्रफ और कुछ फरीकों के दरमियान, वो नहीं होना चाहिए था। वो ना होता तो अच्छा था। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पिरिट के ख़िलाफ़ था। मरकज़ में मैं उस वक्त के सदर जरदारी साहब को बड़ी इज़्ज़त के साथ हमने रुखसत किया। कोई फड्डा नहीं डाला, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई ऐसा नहीं काम किया जो माजी में होते रहे हैं। तो हमने तो एक अच्छी रवायत डाली थी। नवाज शरीफ ये समझते हैं, ये कह रहे हैं कि हमने अच्छी रिवायत डाली थी, अब रिवायत बदली है। साथ ही इदारों का टकराव नहीं चाहते, सूरत हाल से बचने की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं है। बड़ी अहम बात की उन्होंने कि वो नहीं चाहते कि इदारों का टकराव हो, मगर सूरत हाल से बचने की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं। क्या कह रहे हैं दरअसल? मैं तो टकराव के हक में हूँ ही नहीं, लेकिन सिर्फ फिर टकराव के ख़िलाफ़ सिर्फ मुझे नहीं होना चाहिए, सबको होना चाहिए कि टकराव की कैफियत फिर पैदा नहीं होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर। और जो क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है अकेले की, सबकी जिम्मेदारी है। बड़ी आम बात की, मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। साथ में आमतौर पर यह तासुर पाया जाता है कि नवाज शरीफ की फ़ौज के साथ नहीं बनती। माजी में भी उनके दौर में सिविल और अस्करी ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे, मगर नवाज शरीफ ने इस तासुर की नफ़ी की और कहा कि उनकी बहुत से आर्मी चीफ से अच्छी बनी भी है, मगर जो आइन के ख़िलाफ़ होगा इससे इख्तिलाफ तो होगा। मैं ये समझता हूँ कि कुछ के साथ यकीनन बनी भी है और अच्छी बनी है, ऐसी कोई बात नहीं। और मैं समझता हूँ कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से कभी डिविएशन नहीं की। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रैक पे अपने आप को रखने की कोशिश की है। जो कानून कहता है उसके मुताबिक चला हूँ। रूल ऑफ लॉ में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ मैं। और कोई अगर रूल ऑफ लॉ में बिलीव नहीं करता या कॉन्स्टिट्यूशन से इधर होता है या इधर होता है तो उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। और आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं, मगर धरने के हवाले से जो सवाल हुआ, जो पहला धरना था, उसके हवाले से भी दिलचस्प बात की नवाज शरीफ ने उधरा देखी। पीटीआई धांधली का रट लगानी शुरू कर दी और फिर ये ताहिरुल कादरी साहब भी कैनेडा से भागे भागे आ गए और कि हम तो गले में रस्सा डाल के वज़ीर-ए-आज़म को घसीट कर प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकालेंगे। बड़ा अफसोसनाक मंजर था। ऐसा होता नहीं है। यानी कि जमहूरियत तो क्या, डिक्टेटरशिप में भी ऐसी चीज़ों को हमने कम ही देखा है। उनका मकसद शुरू दिन से यही था कि नवाज शरीफ को वोट क्यों मिल गया है, क्यों ये वज़ीर-ए-आज़म बना है और इसको वज़ीर-ए-आज़म की सीट से नीचे उतारा जाए। जहाँ टारगेट ये हो, मकसद ही हो, बाकी चीज़ों की क्या अहमियत रह जाती है। यानी ये नहीं कि ये पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए कोई उनकी तरफ से बड़ी एक सिंसियर कोशिश हो रही थी। जमहूरियत तबाह करने की कोशिश हो रही थी, ख़ास तौर पे पीटीआई की तरफ से। कुछ धरने के किरदार हैं, वो जब कभी को वक्त आएगा तो मैं ज़्यादा तफसील के साथ आपसे बात करूँगा। और फिर कह रहे हैं उन पर ज़्यादा तफसील से फिर कभी बात करूँगा। ज़ाहिर है मुशाहिदुल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, जनरल ज़हीरुल इस्लाम के हवाले से, जनरल पाशा के हवाले से इल्ज़ामात लगा चुके हैं। मियाँ साहब फिर कह रहे हैं फिर कभी बात करूँगा।
सैयद तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। तलत हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। दरअसल साहब ये मियाँ साहब कह रहे हैं नहीं चाहता टकराव, मगर जिम्मेदारी मेरी अकेले की नहीं है, धरने के किरदार एक दिन ज़रूर बताऊँगा। इशारा क्या कर रहे हैं, चाह क्या रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इंक्रीजिंगली एक ऐसे लीडर की तरह बिहेव कर रहे हैं जिसके पास कहने को कुछ नहीं है। वो एक तवील अरसे से यही तान खींच रहे हैं कि मेरे सीने में बड़े राज पोशीदा हैं, लेकिन आज डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद एक गैर मुल्की उर्दू नेटवर्क को उन्होंने इंटरव्यू दिया और फिर भी उन्होंने वही बातें दोहराई जो वो पहले धरने के बाद कहते चले आ रहे थे, जो डॉन लीग्स के बाद कहते चले आ रहे थे, जो GIT के सामने खड़े होकर उन्होंने बयान की, और उसके बाद जो 4 दिन का उन्होंने GT रोड मार्च किया उस पर भी उन्होंने बातें की। तो इससे नवाज शरीफ साहब का कद काठ बड़ा नहीं होता, बल्कि लगता यूँ है कि उनके पास या तो सियासी और इखलाकी या तयक्कुन की जुर्रत नहीं है, या उनके पास जो राज पोशीदा हैं वो इस किस्म के हैं कि अगर वो तश्तज़बाम करेंगे तो जिनके बारे में वो बात करेंगे वो फिर इनके बारे में बात करेंगे कि ये क्या करते रहे हैं। देखें, बाद अज़ डिस्क्वालिफिकेशन जमहूरियत का बुखार चढ़ जाना बड़ी अच्छी बात है, और हमने बतौर पॉलिसी और प्रिंसिपल के ऊपर नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन को बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया है। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने एक ताना बाना बुन दिया है, मेरे ख्याल में उसमें से कुछ वो निकाल नहीं पा रहे। अगर उनकी ज़ुबान से ऐसे लोगों के नाम नहीं सामने आ रहे जो उनके बयान के मुताबिक मुबैना तौर पर साजिश में मुलव्वस थे और ज़ाहिर अब रिटायर हो चुके हैं, तो फिर वो आवाम को किस मुंह से ये कहते हैं कि सड़कों के ऊपर बाहर आके जमहूरियत का दिफा करो। मैं ये समझने से कासिर हूँ। लगता यूँ है कि मियाँ साहब जो हैं वो एक अंदरूनी कशमकश का शिकार हैं, और या तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, या उनको इल्म है कि मुँह खोलेंगे तो फिर उसके नताइज भी होंगे। तो साहब क्या साथ में ये क्या बार्गेनिंग भी है कि मैं बोल दूंगा, वरना जो नैब के हवाले से मामलात हैं उस पर बात की जाए, डिस्क्वालिफिकेशन 62-63 जो मेरी बच्चों के केसेस हैं उस हवाले से आकर मुझसे बात करें, वरना मैं सारे राज अफशा कर दूंगा, क्या ये इशारा भी है? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास क्या ऐसे राज होंगे जिसको वो अफशा कर देंगे? वो क्या ऐसी बातें होंगी जो इन्होंने टेबल के सामने बैठकर दूसरों के साथ नहीं की होंगी, जिसके अंदर ये ख़ुद शरीक ना रहे हों? मैं अभी इंटरव्यू के कुछ हिस्से सुन रहा था BBC.com के ऊपर, और उसके बाद आज टेलीविज़न पर जो क्लिप्स चल रहे हैं, इनका ये कहना है जी कि एक तो इनका हिसाब किताब थोड़ा सा गड़बड़ है कि हर वज़ीर आज़म को 1.5 साल मिला। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान के 70 साल के तारीख़ी तनाज़ुर में देखें तो 1.5 साल बनता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बहरहाल बतौर प्राइम मिनिस्टर 9.5 साल मिले हैं, और अगर इसमें इनके 2 चीफ मिनिस्टर्स के टेन्योर ऐड कर लें तो 5 साल वो भी बीच में डाल दें। 5 साल जनरल ज़ियाउल हक के दौर के अंदर ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 12 साल से पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये कहना जी कि 1.5 साल, मेरे ख्याल में जिन ताले आज़माओं की ये बात करते हैं उनमें से इन बहुत से लोगों से मुस्तफ़ीद हुए हैं। जिन साजिशी लोगों की ये बात करते हैं उनमें से बहुत से इन्होंने अपने हाथों से ख़ुद चुने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कौम से माजरत किए बग़ैर जो ताले आज़माओं के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं वो पूरे तरीके से कन्विंसिंग तरीके से लगा सकते हैं। या तो ये कहें कि मैं ज़ियाउल हक की मौत के ऊपर रोया नहीं, या तो ये कहें कि ज़ियाउल हक का मैं फाइनेंस मिनिस्टर था नहीं, और अगर मैं था तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। उसके बाद ये बात करें ताले आज़माओं की तो बात जचती है, वरना मुझे लगता है कि अपने वोटर से बात कर रहे हैं और वोटर ऑलरेडी उनको वोट देता है, लेकिन इसके अलावा कुछ कन्विंसिंग आर्गूमेंट इनके सामने, मेरे सामने कम से कम नहीं आया इनकी तरफ से। तो साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि आपकी नज़र में ऐसा नहीं है, तो फिर आपको लगता है जैसे मामला चल रहे हैं, चाहे नवाज शरीफ के कोई भी अंदेशे हों, चाहे शरीफ ख़ानदान के कोई भी अंदेशे हों, ये मामलात फिर ऐसे ही चलने हैं और मंतकी अंजाम तक पहुंचने हैं, जो नैब के केसेस हैं, जो दूसरे मामलात हैं। और अगर मियाँ साहब हीट बढ़ाएंगे, आपका मुझे याद है पिछली दफ़ा आपने कहा था, तो दूसरी तरफ से भी हीट बढ़ेगी, कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जी, या तो ये है कि आपने एक सियासी स्टैंड ले लिया तो फिर आप नाम ले लें। अब वो नाम किसका लेंगे
वो बात करते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ की। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आधी से ज़्यादा काबीना तो इन्होंने अपने साथ बिठाई हुई थी। आपने बारहा ये नुक्ता रेज़ किया, हमने ये नुक्ता रेज़ किया, चाहे इनके दिफा करने वाले हों दानिया अल-अज़ीज़ साहब हों, इनके लॉ मिनिस्टर हों, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जो हेड कर रही हैं हमारी मेमन वो हों, इनमें से आधे से ज़्यादा लोग तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ बैठे हुए थे। जनरल राहील शरीफ को ये खुद लेके आए थे। मुझे याद है, आपके भी जहन में होगा, कहा कि इससे बड़ा जर्नैल अभी आया नहीं। जनरल कमर बाजवा को उन्होंने अपॉइंट किया तो उसके बाद कितनी खुशी के साथ उन्होंने तस्वीर खिंचवाई। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब खुद उनको धक्का लगा है तो उनको तमाम निज़ाम के अंदर ख़राबियाँ याद आई हैं। और फिर ये कहना कि जो वज़ीर आज़म की कुर्सी है वो कांटों का बिस्तर है, अजीब कांटों का बिस्तर है। कांटों का बिस्तर तो आवाम के लिए है जो बदतरीन मुश्किलात का शिकार है। तो मेरे ख्याल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जवाबात की तलाश जो है वो अपने गिरबान के अंदर झांक के करनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। वरना इंक्रीजिंगली वो गू कैफियत में रहेंगे, इशारों किनाइयों में बात करेंगे और फिर दूसरों को कहेंगे कि आप मेरी जंग लड़ें। ऐसा मुमकिन नहीं है। या तो नाम लें, साजिश सामने लेके आएँ, या फिर खामोशी से बैठ जाएं। बहुत शुक्रिया। तो हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे साहब या तो नाम लें या फिर खामोशी से बैठ जाएं। ये जो सारी की सारी बातें वो कर रहे हैं। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। मियां साहब का अगला इम्तिहान है। उस इम्तिहान में जो पहला मरहला नज़र आ रहा था कल तक कि कहीं कुलसूम नवाज साहिबा के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद ना हो जाएं, उससे वो गुजर गए, मंजूर हो गए हैं। मगर ये इलेक्शन एक दिलचस्प इलेक्शन होगा। बहुत कुछ नून लीग का भी स्टेक पर लगा। इसमें बात करेंगे ब्रेक के बाद। फाइनली इलेक्शन होने जा रहा है। कुलसूम नवाज साहिबा के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। यास्मीन राशिद साहिबा के कागजात नामजदगी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मंजूर हो गए। फैसल मीर साहब के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके भी कागजात मंजूर कर लिए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जाहिर है ये बहुत बड़ा इम्तिहान है मियां नवाज शरीफ के लिए, नून लीग के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये मुकाबला जीतने में कामयाब हो जाती है, अच्छे वोट लेने में कामयाब हो जाती है, तो इससे एक अलग ही अंदाज में मैसेजिंग होगी, पूरे पंजाब में होगी। नून लीग की मकबूलियत के हवाले से लाहौर में दावा है कि काम भी बहुत किया गया है। 17 सितंबर को इन 120 पर होने वाले इंतखाबात में असल मुकाबला नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होगा। कुलसूम नवाज साहिबा पहले भी सियासी तौर पर मुतहरिक रह चुकी हैं। ये तासुर दिया जाता है कि वो मियां नवाज शरीफ की वैसे भी पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं। 1999 से 2002 तक वो नून लीग की सदर भी रहीं, जब नवाज शरीफ परवेज़ मुशर्रफ दौर में जेल में थे। वक्त भी कुलसूम नवाज नून लीग की क़यादत करती रहीं, सड़कों पर अपनी पार्टी और शौहर के लिए मौजूद रहीं। इसी दौरान एक दिन जब वो घर से निकली तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने उनकी गाड़ी को लिफ्टर से उठा लिया, मगर कुलसूम नवाज और गाड़ी में मौजूद दीगर 3 अफराद कई घंटे तक उसमें बैठे रहे। और कुलसूम नवाज को नवाज शरीफ का, जैसा कि हम कह रहे हैं, कि मुशीर भी कहा जाता है। साथ ही तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार यास्मीन राशिद डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, सियासी ही नहीं लाहौर की समाजी शख्सियत भी हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में 2003 से दरस तदरीस से मुंसलिक रहीं। रिटायर्ड होने के बाद 2010 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हुई। कमिटेड कारकुन रही हैं। उनका ताल्लुक सियासी ख़ानदान से है। उनके ससुर गुलाम नबी मलिक पीपल्स पार्टी से मुंसलिक रहे, जबकि 2013 के इंतखाबात में भी वो इसी हल्के से लड़ी और अच्छे वोट लेने में ज़रूर कामयाब हुई थी। 2002 से 2013 तक मुसलसल 3 इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून इस हल्के से कामयाब हुई है। पिछले इंतखाब में नवाज शरीफ साहब ने यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ ही 91,613 वोट लिए थे। अब देखना होगा कि इस दफ़ा ये जो बड़ा इम्तिहान है, जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद उनकी पार्टी को फेस करना पड़ रहा है, और फेस इस सूरत में करना पड़ रहा है कि उनकी अहलिया अब ये इंतखाबात लड़ रही होंगी, वो कैंपेन करेंगी या नहीं करेंगी। कागजात नामजदगी जिस दिन आज जमा होने थे उस दिन वो लंदन चली गई, उनकी तबीयत के हवाले से बात हुई। कैंपेन कितनी अग्रेसिव करेंगी, क्या नवाज शरीफ खुद उनके लिए कैंपेन करेंगे, और क्या यास्मीन राशिद साहिबा के लिए इमरान खान डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, क्योंकि ये इंतखाबात बहुत ही ज़्यादा अहम है। पहले खबर आई थी कि शहबाज शरीफ साहब लड़ेंगे, फिर कौन लड़ेगा, और फिर कुलसूम बीबी का नाम सामने आया। यास्मीन राशिद साहिबा अपनी जगह पर हैं। दोनों लीडरान अगर कैंपेन करेंगे तो ये मुकाबला नवाज शरीफ बामुकाबला इमरान खान ही होगा, तहरीक इंसाफ बामुकाबला नून लीग ही होगा, और पूरे पंजाब में इसके हवाले से एक मैसेजिंग जाएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।